रमजान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा फारिया शाह और मैं होंगी आपके साथ पूरे रमज़ान अपने शो रोज़ा और रमज़ान पर, जिसे आप देख सकेंगे चैनल 7 पर। इस शो में हम दावत देंगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, करेंगे उनसे मज़े मज़े की बातें और जानेंगे उनके बारे में दिलचस्प कहानियाँ। टिप्स लेंगे अपने हेल्थ एक्सपर्ट से और जानेंगे कि आप अपना रोज़ा, सहर और अफ्तार किस तरह बेहतर बना सकते हैं। आइए मिलते हैं अपने पहले रोज़े के पहले मेहमान से, जो है सैयद बासित जलील साहब। आप कराची रेजिडेंसी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। आपकी फाउंडेशन के मकासद हैं एनवायरनमेंट, हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाए बेटे कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर अपने बारे में बताइए कुछ। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। मुझ नाचीज़ को बासिर जैदी कहते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर से ज़्यादा वाबस्ता रहा हूँ। मेरा मास्टर्स जो है वो बॉटनी से और इंटरनेशनल रिलेशन से रहा। मैंने कुछ अरसा यहाँ नौकरी की बूट्स फार्मास्यूटिकल में और फिर जॉनसन जॉनसन ज्वाइन कर ली, जो कि मेरी मेन कंपनी थी। और उस कंपनी से ही मेरा विज़न जो है वो काफ़ी बड़ा होता रहा। इसलिए कि सारी दुनिया उन्होंने घुमाई, ट्रेनिंग सेशंस होते थे, सारी बातें होती थी। तो उसने जो है वो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया कि हम जो यहाँ कर रहे हैं अपने मुमलकत खुदाज़ाद पाकिस्तान में, उसमें हम कितना पीछे चल रहे हैं दुनिया से। सर हाल के बारे में आपने भी बताया, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा था? कि बचपन तो जैसा होता है सबका वैसा ही था, और लेकिन हमारे ज़माने में जो तरबियत थी वो बहुत सख्त होती थी, और वालिदैन जो है वो बड़ा ख़ास एहतमाम करते थे उस तरबियत का भी, और स्कूलिंग में भी जो असातिज़ा थे वो भी तरबियत को बहुत मद्देनज़र रखते थे। तो इस हवाले से मैं अगर बचपन को कहूँ तो नॉर्मल अच्छा मतलब था, और मैं बहुत सेटिस्फाई रहा अपने बचपन से कि जो हम चाहते थे, जो तरबियत हमारी हुई। और जैसे मेरे वालिद मरहूम चाहते थे कि मैं एक अच्छा मुकर्रिर बनूँ, तो मैंने स्कूल में स्पीचेस भी की। अच्छा। उसके बाद जो है वो हालात हाज़रा से वाक़फ़ियत रखना मेरा मशग़ला था। तो मैं बहुत छोटी उम्र से जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ जब मैं पैदा हुआ उस वक्त से ही अखबार आता था। तो मेरा ख्याल है 4 या 5 बरस की उम्र में अखबार पढ़ना सीख लिया था। जब अखबार पढ़ना सीख लिया तो अब सारे अखबार को देखना है वो। तो ये बतदरीज ये अमल जारी रहा जो मेरी जवानी तक, इसने क्या बल्कि बुढ़ापे तक साथ दिया है इस काम में, इस तरबियत में। इसमें तरबियत का बहुत असर। तो आम बच्चों से मुख्तलिफ शरारतों का आपको इतना शौक नहीं था, बल्कि आपका जो मशग़ला था वो किताब भी नहीं था? नहीं, देखें मैं कुतुब्बीन भी नहीं था इतना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन शरारतें नहीं थी। सर आपकी फाउंडेशन का एक पॉइंट है कि आप स्पोर्ट्स को बहुत फोकस करते हैं, तो खुद आप खेलकूद में कैसे थे? जी मैंने क्रिकेट खेली, मैंने हॉकी खेली, और जो मेरा शौक़ था वो मैंने पूरे किए। आई वाज बेस्ट गोलकीपर इन हॉकी। अच्छा। और क्रिकेट में भी फास्ट बॉलिंग की मैंने, और अपने शौक़ को मेरा ख्याल है कि 40 इयर्स की एज तक तो मैंने जारी रखा क्रिकेट को। तो आप कैसे प्लेयर हैं? एग्रेसिव प्लेयर हैं? कभी कोई लड़ाई झगड़ा खेलकूद के दौरान? आई एम नॉट एग्रेसिव, बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं बिल्कुल मतलब प्रोफेसर टाइप का खिलाड़ी था जो कैलकुलेट करके खेल को खेलते हैं। अच्छा, खेल भी आप कैलकुलेट करके कैलकुलेट करके बिल्कुल, ताकि जी क्या हो रहा है, क्या ग्राउंड में क्या है, इस पर वो हालात को मद्देनजर रखते हुए खेलना पड़ता था। अच्छा, तो दोस्तियाँ नहीं थी आपकी क्या? बहुत दोस्तियाँ थी। तो क्या दोस्त भी आपके ही जैसे थे? मोस्टली नहीं, वो शरीफ भी थे और शरीफ भी थे। ये कोई मतलब नेचर का तकाजा होता है आदमी की, तो वो लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन था हमारा। अच्छा, ठीक। आज भी मिलते हैं। अच्छा। मेरे स्कूल फेलोज। अभी मैंने आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमने अपनी मैट्रिक की गोल्डन जुबली की थी। ये सबसे खास बात है। और उसमें हमारे 16 दोस्त मौजूद। 16 दोस्त? तो 16 मेरे डायरेक्ट क्लास फेलोज। बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल ऐसी दोस्तियां देखने में नहीं आती हैं। नहीं, हमने अरेंज किया उसको। अपनी फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना रहा। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अपनी फाउंडेशन के बारे में बताऊं। तो आपको जैसा इल्म है कि हम गुज़िश्ता 3 दहाइयों से
बहुत शिकार हैं उन चीज़ों का जो इस माशरे में पाई जाती हैं। और शोमाए किस्मत के इस शहर ने बहुत बुरे हालात देखे पिछले 30 बरसों में, जिसने यूथ को बेइंतहा मुतासिर किया। और एक एक दिन में ये शहर 30-30 लाशें भी उठाता रहा। तो जाहिर है वालिदैन का कंसर्न था बहुत बच्चों के बारे में कि भाई बच्चा जा रहा है, इसने शाम को वापस आना है या नहीं आना। और माशरे में इतना इन्हितात हो गया था इन चीज़ों का कि कोई रौनक बिल्कुल नज़र नहीं आती थी, सबके चेहरों पे मुर्दनी छाई हुई। तो मैं और मेरे दोस्त कुछ बैठे, हमने कहा कि ये जो यूथ हमारी फुटपाथ पे बैठी हुई है, रात को टाइम ज़ाया कर रही है और मुख्तलिफ इल्लतों में लग गई है, गुटखा, मावा, पान, सिगरेट, ये वो तमाम, और अपने वक्त का ज़िया कर रही है, तो क्यों ना हम एक ऐसा फोरम बनाएं जो कि प्रिविलेज भी और अंडर प्रिविलेज भी स्टूडेंट्स के लिए हम उनको एक बेहतर माहौल फराहम कर सकें, उनको वो तमाम आसाइशें फराहम कर सकें जो इस एज में, जो कि यंग एज होती है, उसमें ज़रूरी होती हैं एक स्टूडेंट के लिए या एक बच्चे के लिए। तो इस हवाले से 4 पॉइंट का एजेंडा हमारे पास आया। तो हमें समझ में आया कि जी हम अगर माहौल, तालीम, सेहत और खेल पे ध्यान दें तो ये एक मजमुआ और मुरक्कब बनता है एक अच्छी शख्सियत के बनने का। जब आप अच्छा माहौल फराहम करेंगे तो जाहिर है सेहत भी उसकी बनेगी, वो तालीम भी हासिल करेगा और साथ साथ खेल भी उसी मुनासबत से खेलेगा। तो ये 4 वो मकासद थे जो रखते हुए मैंने फाउंडेशन की बुनियाद डाली और बिल्कुल ये नहीं सोचा कि हमें कोई मुश्किलात पेश आए। बिल्कुल अल्लाह पे इतना बड़ा तवक्कुल था हमारा कि आप सोच नहीं सकती कि हम वो काम कर गए जो हमारे तसव्वुर में भी। तो अल्लाह का करम है कि मुझे किसी कंसिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ा और मैं गवर्नमेंट के पास गया भी नहीं भीख मांगने, सीधी सी बात। मैंने अपने हाथों पे, अपने दस्ते बाजू पे, और जो मेरी टीम थी और जो मेरे साथ लोग लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने ऊपर भरोसा करेंगे और आप बिस्मिल्लाह कीजिए। और जब बिस्मिल्लाह की तो आपको हैरत होगी कि मेरी फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जिसने 2 साल में 150 प्रोग्राम किए, यानी हर 5वें दिन एक प्रोग्राम मेरा होता था। और वो चारों इन्हीं चीज़ों पे वो थे मुहित, जिसमें कि हमने अदब का इजाफा ज़रूर किया। लिटरेचर की बड़ी कमी थी नौजवानों में, तो हमने शेर व शायरी का या किताबों की रूनुमाई के प्रोग्राम्स को भी ऑन किया उनका। उससे ये हुआ कि यंगस्टर्स जब आए और उनके सवाल जवाब जो होते हैं उससे उनको जहनों को जिला बख्शी गई और वो जब खुले तो ओपन फोरम फिर शुरू किए। और ओपन फोरम में ये था कि अब जैसे आज की गुफ्तगू है तो हम उसको माइंड नहीं करते थे कि ये अगर गुफ्तगू में जो बात कर रहा है वो आया उर्दू की मुनासबत से है या अंग्रेजी की मुनासबत से या रोमन उर्दू में आ रही जी, काफी बुरा माना जाता है इस बात जी को। तो हमने बुरा नहीं माना, हमने कोशिश ये की और मैं लगा रहूँगा इस पे कि हम अपनी ज़बान को भी ठीक करें। हालांकि मैं कल्चरल ज़बानों के बहुत फेवर में हूँ, मुझे रिग्रेट है आज तक सिंधी ना सीखने का, क्योंकि मुझे पंजाबी आती है। अच्छा। और लेकिन जो इस जगह मैं रहता हूँ मुझे सीखना चाहिए था, और मैं अपने नौजवानों को कहूँगा कि वो सिंध में रहते हुए सिंधी ज़रूर सीखें। ये कोई बुरी बात नहीं है, यानी अगर हम अपने मकामी ज़बानों से आशना हैं तो नथिंग लाइक दैट। सर, आप एनवायरमेंटल के ऊपर बार बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की बेहतरी के लिए। क्या आपको लगता है 1000 पौधे लगा देने से माहौल में तब्दीली आ जाएगी और इतना करना हमारे लिए काफ़ी है? मैं बताऊँ आपको कि बिलियन ट्रीज का मंसूबा भी चला इस मुल्क में जी। और आए दिन आप देखते रहती हैं ग्रीन ट्री और ये ट्री। हमने भी बड़े हफ्ते मनवाए जी इसके, और पौधे उगा भी दिए। उसके बाद जो है डे बनाते हैं, ग्रीन डे बनाते हैं, प्लांट डे बना लिया, ग्रीन डे बना लिया, ये सब कुछ दिन होते हैं। बात ये कि उनकी सेवा कौन करे।
एग्जैक्टली लग गए वो खत्म हो पौधा गए। जो है वो आपकी औलाद की तरह होता है, वो अलाइव है, उसको जरूरत है नरिशमेंट की। अभी भी मेरी गाड़ी में जो है एक मशीन पड़ी हुई है, जो कल मैं पहुंचाऊंगा, वो पौधों में कीड़ा लग गया है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरी गाड़ी में रखी हुई है। लेकिन ये बड़ा खामोश काम होता है भैया। मैं पौधों से ज्यादा जोर दे रहा हूँ 2030 में जो कयामत आने वाली, 2030 में क्लाइमेटिक चेंजेस का पूरा हुआ। सर इसकी जो आप- अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसकी अवेयरनेस के लिए हमने स्कूल्स का इंतखाब किया है और वहाँ हम जाके मुख्तलिफ लेक्चर्स देते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस पे, कि देखिए आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। इससे ये होगा कि आप मुतासिर नहीं होंगे उन तमाम चीज़ों से, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। क्लीनलीनेस है, जैसे आप घरों की सफाई को देखें, आप उस माहौल को अपने देखें जो अतराफ में क्या हो रहा है। अगर आप वो सही रखेंगे तो आप मुस्तकबिल में सही सिमत में जाएंगे। तो हम इसी हवाले से उनको बताते रहते हैं कि देखो क्लाइमेट चेंजेस भी आ रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि फरवरी में कराची में बारिश होगी, कभी नहीं। किस तरह बरसा, ठंड आ गई, अभी एक लहर और आ रही है, आज गवादर बरस रहा। तो ये तमाम चीज़ें हमें अवेयरनेस प्रोग्राम देने चाहिए। अब वो सरकारी सतह पे हों, सरकार का आपको पता है हमारी कि वो कितनी तवज्जो देती है और कितनी नहीं देती है। अल्लाह करे उनको ये तौफीक हो कि वो इस पे तवज्जो दें। और देखें, हर मुल्क की बुनियादी ज़रूरत जो है ना, वो सेहत और तालीम। हर कंट्री में चले जाएं, वहाँ फ्री हो, बच्चे को फ्री तालीम दी जाएगी। हमारे आलमिया ये है कि प्राइवेट माफिया उसने इतना कैप्चर किया हुआ है कि अब इस वक्त माँ बाप चीखने लगे कि हम इतनी फीसें कैसे दें। तो हमारा नारा जो है वो ये कि तालीम आम करो, सरकारी स्कूल आबाद करो। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप अपनी इस फाउंडेशन को 5 सालों में कहाँ देखते हैं? ये तो मैंने सोचा नहीं कि कहाँ देख रहा हूँ। मैं तो चला जा रहा हूँ और कहाँ पहुँचेगी ये पता नहीं। 5 साल मैं भी हूँगा या नहीं हूँगा, लेकिन मैं एक ऐसी टीम तैयार करना चाह रहा हूँ जो इदारा हो। इदारों को जीना चाहिए, शख्सियत की कोई बात नहीं होती। बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं कभी भी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता किसी चीज़ में कि बच्चे जो अब आगे बढ़ रहे हैं उनको सामने लाता हूँ कि तुम में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तुम में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो कामयाबी हमारी है। तो हमें खबर है कि हम हैं चिराग़े आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो मैं तो इस पे चलता हूँ कि भाई हम तो चले जाएंगे, तुम लोगों ने जीना है। इदारा मजबूत होगा। अदीब रिजवी को देख लें, ऐसा यूटी बनाया। आज अदीब साहब 80 बरस से ज़्यादा के हो गए, लेकिन अब वो इत्मीनान से हैं कि उन्होंने एक इदारा बना लिया जिसको चलाने वाले मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल सर, बात इदारे की निकली है तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि आपने कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर तिब्बे नबवी का एक लैब खोला। सर ये ख्याल आपको आया कैसे? नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं था। बिल्कुल मैं सीधी बात बताऊं, ये विजन मुझे मेरे एक बुजुर्ग हैं जो मेरी फाउंडेशन के पैट्रन इन चीफ भी हैं, नसीमुद्दीन मिर्ज़ा साहब। वो बिजनेसमैन रहे पाकिस्तान में, आजकल यूएस में मुकीम हैं। उनसे गुफ्तगू करके उनका ये आइडिया था कि आप इस तरह का कोई काम करें। तो जब उन्होंने ये आइडिया दिया तो फिर मैं घूमा शहर में कि हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में चूँकि हमेशा से ही मेरी जान पहचान बहुत अच्छी रही, अपने ज़माने तालिब इल्मी में भी और बाद में भी। तो जब मैं गया तो मुझे बड़ा वेलकम किया उन्होंने कि जी आप इस पे काम करें। अच्छा, तिब्बे नबवी की लैब बनाने का मकसद जो है ना, वो आप खरल और जड़ी बूटियाँ ना लें। आप उन जड़ी बूटियों पे रिसर्च कराएं। आप वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें जिसमें वो एमफिल और पीएचडी कर सकें। बहुत अच्छा विषय है। अपने सब्जेक्ट को वो मुंतखब कर सकें। उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट्स लाएंगे तो फिर इंडस्ट्री बनेगी। जब इंडस्ट्री बनेगी तो रोजगार मिलेगा। बहुत बड़े कैनवस है। जिस नाम पे आप चल रहे हैं, आप देखिएगा बरसात होगी इंशाल्लाह। ये अभी लैब बनी है, इंस्टीट्यूट बनेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन वो बनेगी इनोवेटिव साइंसेस पे। मैं 1901 में नहीं लाने दूंगा, मैं 2024 में रखूंगा पाकिस्तान। इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट आए जो इस पर दुनिया में रन कर रहा है। सर आपको नहीं लगता कि ये काम बहुत चैलेंजिंग होगा आपके लिए?
ये काम तो हर एक चैलेंज होता है, चैलेंज, लेकिन चैलेंज को तो मैं समझता ही कुछ नहीं है। अच्छा। बस जब काटते हुए चलो मक्तल, अच्छा, जो सामने आए उड़ा दो। बहुत इंटरेस्टिंग। जब तक ये चीज नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन अपने आर्ग्यूमेंट से दें, ये नहीं कि वो उड़ा दो का मतलब तलवार चल गई है, क्लशनकोफ चल गई, नहीं। आपको कराना पड़ेगा उनसे ये काम। इसलिए हम तो इस मुल्क में बहुत सारी चीजों की धज्जियां बिखरते देखते हैं, तो अगर हम एक सीधी राह पे जा रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हो भाई? बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट है आपका। अच्छा, इब्ने सीना कौन था? वो उस जमाने में सर्जरी कर रहा था, अबू अली सीना। हम इतने बदकिस्मत कि मुमताज बेगम ताजमहल बना रही थी, मलका एलिजाबेथ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बना रही थी। बिल्कुल, कदरे तो हम खो बैठे, हमारे पास सब कुछ था, हमने खुद खो दिया। तो भाई रिवाइव करें, निशाते सानिया होना चाहिए उसका। आने वाले दिनों में क्या हम आपको गर्मी के साथ देखने वाले हैं? क्या आपका इरादा है कोई कोलैबोरेशन करने का, या फिर कोई ऐसे डिपार्टमेंट जो कि अब तक नहीं उनके साथ मिलकर कुछ करें? देखिए, कोलैबोरेशन में तो मैं हूँ, और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूल जितने भी हैं, मेरे टाउन्स के स्कूल हैं, ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ फंक्शंस करते हैं बैठ के। हम उन्हें वो फैसिलिटेशन देते हैं उनके उन अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हमें गवर्नमेंट से किसी मायदे की ज़रूरत नहीं है। हम जाके डायरेक्टर से बात करते हैं कि जी हम ये करना चाहते हो, कहते हैं मोस्ट वेलकम यार, ये तो हेल्दी एक्टिविटी है बच्चे के लिए। अच्छा, अब वो उनके पास क्या प्रॉब्लम है जो नहीं करते? अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बड़े तूफान आ जाएगा फिर। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है हमें वेलकम किया जा रहा है, और मैं पॉजिटिव कामों से घबराता नहीं, ना मैं अपना पैगाम देते हुए घबराता हूँ। एक फ्री इंग्लिश का कोर्स करा दिया 3 महीने में। वो बच्चा जो ABCD नहीं जानता था, वो खड़े होकर अपना नाम भी लेने लगा अंग्रेजी में, उसने साइन भी शुरू कर दिया, हल्की सी स्पीच भी शुरू कर दी। तो मेरे लिए तो भाई जन्नत सीधी हो गई। बहुत बड़ी बात है। और उसकी सर्टिफिकेशन की हमने। फिर ब्यूटिशियन का कोर्स कराया, 60 बच्चियों को ट्रेन किया, सब वो नॉन अफोर्डिंग थी, उनको खुद अपने आप से हायर करके पार्लर को उन्होंने सपोर्ट किए, सब कोर्स करा के मैंने यहाँ तक अनाउंसमेंट किया कि चांद रात को मैं पूरा पिंडाल लगा दूंगा, सब आना, मेहंदी लगाना बच्चियों को, और जो कमाई हो वो तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है उसमें। मैं सिर्फ गाड़ियाँ तैयार रखूंगा कि अगर सुबह हो जाती है तो तुम लोगों को घर छुड़वाना है तो वो मेरी कि तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ के साथ घर छोड़ा जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर, आप यूथ को पंच करने के लिए, यूथ को अपलिफ्ट करने के लिए क्या कहना चाहते हैं? यूथ को अपलिफ्ट तो हम करना हमारा मकसद ही है, हमारा एम ही यही है कि यूथ को अपलिफ्ट करें। उसके लिए हमें 2024 में आना पड़ेगा बेटा। हम 1901 के कोर्सेज नहीं पढ़ा सकते। ये आप इस हकीकत पे रख को जाने कि आप पाकिस्तान में अगर हैं और आपको एक फरसूदा कौम कहा जा रहा है, आपको एक तरक्की पजीर मुल्क में लाया जा रहा है, जबकि आप एटमी मुल्क हैं, तो आपको तो भाई ये तो रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, इनकलाब लाना पड़ेगा इसमें, और आपको बिल्कुल जो वक्त चल रहा है उसकी मुनासिबत से आपको फैसले करने पड़ेंगे कि आपका स्टूडेंट क्या पढ़े। सर, आपको लगता है कि आज हमारी यूथ जहाँ खड़ी है अपने करिकुलम के हवाले से, वो इन सब चीज़ों को क्रॉस करके जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ तक आ सकते? मैं एक छोटा सा वाक़या बताऊँगा। फिनलैंड और जापान, इसमें 1ली से 3री जमात तक कोई कोर्स, ये मैं कह नहीं रहा आपसे, ये हकीकत है, और उनको सिर्फ अक़दार बताई जाती हैं बच्चों को। They are happiest country। मैंने एक तकरीर गवर्नमेंट के फंक्शन में, वैसे ही मैंने ये सारी बातें उनको बता दी कि जी ऐसा ऐसा होता है, हम तो ये देखते हैं। तो हैरत होगी, 3 दिन बाद मैं अखबार में पढ़ रहा था कि यकम से लेकर 3री जमात तक के इम्तहान नहीं होंगे। मतलब मैं तो उछल गया, मैंने कहा कि यार ये पैगाम पिक किया गया है इसका मतलब। डेफिनेटली। अब मैं उसको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ अपने स्ट्रीट चिल्ड्रन के स्कूल, जिसमें 300 बच्चे आए हैं। मैंने स्कूल ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, 300 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और पूरा बोर्ड है उसका, इस्लामिया पब्लिक स्कूल के नाम से, नॉर्थ नाजाबाद में हुसैनिया सज्जादिया इमाम बारगाह के पीछे तालीम की जा रही है।
वहाँ हमारी लक ये है कि जो बच्चियां वहाँ से मैट्रिक करके निकली हैं वही पढ़ा रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है ना, ये इसके तहत अब मैंने वहाँ पे ये लागू करना है सिस्टम। उसके साथ साथ जो मुझसे मुंसलिक इदारे हो रहे हैं जो वो कहते हैं कि जी हम भी करेंगे, आओ जी बिस्मिल्लाह। बच्चों को आप अक़दार सिखाइए, आप तालीमात, आप सूरतें सिखाएं, उनको आयात सिखाएं, उनके लिए मुश्किल ज़िंदगी ना बनाएं, उनको आसान बनाएं ताकि वो आगे आपके स्टार्स बन सकें। अब हम तो जाते हो कुबड़ा आशिक हुआ बच्चा चला जा रहा होता है पहली क्लास का, उसको कमर में बस्ता लगा हुआ है और पूरा वो, अरे मैंने कहा क्या ज़्यादती है यार, जुल्म है। तो इस चीज़ से इंशाल्लाह हम क्यों नहीं 5 साल में छुटकारा हासिल कर लेंगे अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसको इंशाल्लाह हो जाएगी इम्प्लीमेंट। इसी के साथ हम दाखिल हो चुके हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे हम जानेंगे आज की हेल्थ टिप अपने एक्सपर्ट से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आयशा, हेल्थ डाइट्रिशियन। आज के रोज़े की हमारी अहम टिप ये है कि हमें हाइड्रेटेड रहना है। पानी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके अफ्तार से लेके सहर तक, सहरी तक हमें पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में रखना है ताकि हम पूरे रोज़े के वक्त जो है वो हाइड्रेटेड रहें। जब हम इफ्तार करते हैं उससे पहले एक सुन्नत भी है, हम खजूर लेते हैं, उसके बाद हम पानी पीते हैं, जिसका इंटेक बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पूरे जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरा उस वक्त जो है पैक्ट हो जाता है। जब हम पानी पी रहे होते हैं तो हमारे जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म स्पीडिंग होती है वो तेज़ हो जाती है, जिससे हमारे जिस्म की डिहाइड्रेशन लेवल कम हो जाता है। और जितना हो सके आप प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखें। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं चाहे वो किसी भी सूरत में हो उसको बिल्कुल भी ना लें, उसको बिल्कुल अवॉइड करें, बिकॉज वो हमारे जिस्म के अंदर बहुत नुकसानदेह है। व्हेन वी आर फास्टिंग, जब हम रोज़े रख रहे होते हैं, हमारी वो इम्यून को अंदर, हमारे मेटाबॉलिज्म को अंदर पूरा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो जितना हो सके पानी पिएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। यही हमारी आज की टिप है आपसे। हम अपनी हेल्दी टिप से वापस आ चुके हैं और मौजूद है अपने हेल्दी फूड के साथ, जिसको स्पॉन्सर किया है द डेरा ने, और हम मौजूद हैं द डेरा पर। तो हम अपने गेस्ट से कहेंगे कि इसको जल्दी से कोई रिव्यू करें। तो सर प्लीज़ निकालें और बताएं कि आपको कैसा लगा है खाना। जी सर, कैसा लगा आपको? बेहतरीन माशाल्लाह, और मैं बहुत मशहूर हूँ डेरा का कि उन्होंने इतनी शानदार मेहमान नवाजी की है। और ये पहली अफ्तार पे ही ये सूरत हाल है, तो आगे तो देखिए फिर क्या क्या होगा। जो गेस्ट आप लोग बुलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम चलेगा इस मामले में। सर, वालदा के हाथ का खाना तो कोई भी नहीं भूल सकता, लेकिन फिर भी वाइफ के हाथ का खाना आपको मेरी कैसा बेगम बहुत अच्छी कुक है। अच्छा, बहुत अच्छी कुक है। इंटरेस्टिंग। और अम्मी तो जो बनाती थी वो बनाती थी, उसका तो जवाब नहीं था, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन उसको शिकायत ये है कि मैं खाने का शौकीन नहीं। आप खाने के शौकीन नहीं हैं? तो आप बिल्कुल भी फूडी नहीं है या सिलेक्टिव है? नहीं, मैं बिल्कुल फूडी नहीं हूँ। आपको हैरत होगी कि मैंने 40 साल से लंच नहीं किया। वाकई हैरत हो रही है सर, मुझे वाकई हैरत हो रही है। और मिसेस के साथ अपनी 40 लंच भी नहीं किए मैं। तो उनकी शिकायत बजाय? नहीं, वो शिकायत नहीं, वो कहती है कि मैं इतना अच्छा बनाती हूँ, मुझे खाने वाला जो है शौहर वो नहीं मिला कि जो इतनी अच्छी चीज़ें खाए। तो मैं बस ठीक है नॉर्मल उसमें देता हूँ उसको, लेकिन जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। सर, हम जैसे लोग, हमारी जनरेशन के लिए कोई एक जुमला जिससे आपको लगता है कि हम आगे तरक्की कर सकें? सर, हम जैसे यूथ के लिए कोई एक जुमला जिससे आपको लगता है कि हम आगे तरक्की कर सकें? पढ़ें, पढ़ें और पढ़ें। ये लफ्ज़ है जो मैंने इस्तेमाल किया है, और जितना पढ़ेंगे उतना ही ज़हन को उजाला मिलेगा। खाने के इख्तिताम पर हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है रैपिड फायर। सर, आप तैयार हैं? जी मैं सर, पहला क्वेश्चन आपसे है कि रमजान में कितने अशरे और उनके क्या नाम है? 3 अशरे हैं, रहमत, बरकत और मग़फ़िरत। गुड। 29 फ़ेब कितने साल के बाद आती है? 4 साल। ओके। और मदीना मुनव्वरा का पूरा नाम क्या है?
यूएई की एब्रीविएशन क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना? मुहर्रमुल हराम। बहुत शुक्रिया, आप जीत गए इसके साथ ही। रोजा और रमजान।